नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी हाल ही में 2-3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है और उन राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है, उसी के साथ कई विवाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर और पारदर्शिता को लेकर हमेशा से उठते आ रहे हैं। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जैसा चुनाव आयोग मुख दर्शक बना हुआ है, मुख दर्शक बना हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें मिली भगत है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वर्तमान समय में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है और सरकार जो नियम कानून बीच में बदल दे रही है वह भी एक तरह से सरकार के मंशा और नियत और चुनाव की पारदर्शिता को देखा जाए तो उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आइए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। आज की टॉपिक जो वर्तमान समय में है वह हरियाणा में जो आपका चुनाव हुआ है, हरियाणा में जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है जिसमें आपके चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन इस चुनाव को लेकर कई विवाद उठे और उस विवाद को लेकर हरियाणा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का जो संयुक्त है वह आपका पंजाब हाई कोर्ट का या आपका चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, यहीं पर आपका एक मामला आया और इसको कौन वकील थे जो इसको ले गए थे? यह आपके महमूद प्राचा, यह नाम याद कर लीजिएगा। महमूद प्राचा, इन्होंने इसको चुनौती दी थी और यह मांग किए थे कि जितनी भी चीज़ें हैं जो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार की इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चीज़ें की गई थी उसको लेकर जो भी चीज़ें सीसीटीवी या अन्य एविडेंस है उसे प्रोवाइड कराने के लिए। तो यह मामला जब 9 दिसंबर को पहुँचा, 9 दिसंबर को वहाँ के हाई कोर्ट में पहुँचा तो हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया कि जो चुनाव आयोग है वह 6 सप्ताह के विदिन में जो जो चीज़ें मांग की गई हैं वह चीज़ें प्रोवाइड कराए जो वकील साहब हैं महमूद प्राचा को। और यह मांग करने के पीछे मेन मकसद था कि जो भी इलेक्शन कराया जा रहा है उसमें कितने हद तक पारदर्शिता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और वह जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो वह सही ढंग से अपना नहीं रखते हैं, वह गोल मटोल अपनी तमाम तरह की शायरियों में वह समय जाया करते हैं। वह उस चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं कि चुनाव कैसे हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं अगर 3 पिलर जो होते हैं और सबकी एक तरह से जो चीज़ें होनी चाहिए बैलेंस बनाकर वह भी कहीं ना कहीं डाउन होती है। बात किया जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट का तो तमाम चीज़ें गलतियां दिखाई देती हैं। अगर आप देखेंगे तो चुनाव से 6 महीने या 3 महीने 4 महीने पहले या 5 महीने पहले सरकार के द्वारा वहां के लोगों को, लाभान्वित लोगों को एक बैग पैसा दिया जाता है उनके अकाउंट में, जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग को एक तरह से डाइवर्ट करता है और पुनः वो उसी पार्टी को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि पिछले 5 वर्षों से, और यह न्यूट्रल जो बैकग्राउंड है जो इलेक्शन का उसको हतोत्साहित करती है और पारदर्शिता में यह कमी लाती है। तो फिर बाद में आपका 1961 का जो नियम है, यह नियम आपका कहता है जो निर्वाचन संचालन अधिनियम, निर्वाचन संचालन नियम है, अधिनियम नहीं है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह 1961 में आया था और इसमें यह कहा गया था कि जितने भी जो भी चीज़ें वर्णित हैं उसको अगर कोई भी इलेक्शन को लेकर मांग करे तो सरकार का दायित्व और इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि उसको यह चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। और इसी में जो एक रूल है जो इसके बारे में वर्णन करता है 93 सब क्लास 2, जो कहता है कि कोई भी चीज़ है जो भी उस समय बैलेट पेपर या अन्य चीज़ें यूज की जाती थी जिससे पारदर्शिता के संदर्भ में जांच की जा सके, उसको लेकर यह
वर्णित करता है। और इसमें इसी को लेकर फिर बाद में जब यह गए कोर्ट में तो सरकार ने क्या काम किया, भारत सरकार ने, उन्होंने धीरे से एक नोटिफिकेशन ला दिया कि, और यह नोटिफिकेशन जो लाया गया यह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी गजट जारी होता है तो वहीं से होता है। और यह जारी करने के बाद यह कहा गया कि कोई भी चीज़ है जो वर्णित है, जो उस समय 1961 के अधिनियम में जो चीज़ें वर्णित है, नियम में वर्णित है, उसी को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके छोड़ के अन्य चीज़ें नहीं दी जाएंगी, और जो मांगेगा उसी को। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो उस समय जो भी इलेक्शन होता था, जो चीज़ें होती थी उस समय, न तो सीसीटीवी की सुविधा थी, न तो आपकी ईवीएम की चीज़ें थी, क्योंकि 1980 के बाद ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कई चीज़ें हैं जो पारदर्शिता के लिए जो बनाई गई हैं, जैसे आपका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो गया या अन्य चीज़ें, वह सभी चीज़ें इससे बाहर हो जा रही हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको पारदर्शिता को और ज़्यादा संदेह पैदा करने की स्थिति प्रोवाइड कर रही है। तो यही मेन चीज़ है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी यह 12 जनवरी 1950 को हुई थी, और यह एक संवैधानिक निकाय है। और यह आपका भाग जो है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, भाग 15 में वर्णित है। और आर्टिकल जो आपका है 324 से लेके 327 तक इसका उल्लेख इनके कार्य प्रणालियों के बारे में किया गया है। अगर प्रारंभ में बात किया जाए इलेक्शन कमीशन का, तो यह एक बॉडी होती थी, यानी सिंगल इसमें चेयरमैन होते थे। फिर 1989 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब वोटिंग देने की राइट जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो इलेक्शन कमीशन का जो भार था वह भार एक बैग बढ़ गया। जब भार बढ़ गया तो यहाँ पर जो एक बॉडी सिंगल बॉडी होती थी, उसके जगह 2 और कमिश्नर जोड़े दिए गए, और टोटल जो संख्या हो गई वह आपकी 3 हो गई, जिसमें आपके एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य कमिश्नर। चूंकि इनकी शक्तियां जो होती हैं वह समान होती हैं, ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन भले ही वह बीच में बैठे रहते हैं, लेकिन तीनों लोगों की जो शक्तियां थीं वह समान थी। लेकिन बीच में 2-3 साल के लिए फिर इसको डाइल्यूट करके एक ही इलेक्शन कमीशन की वह किया गया। फिर उसके बाद 1992-93 में पुनः इसको 3 बॉडी, मतलब 3 लोग सदस्य आधारित इसको बना दिया गया, और वर्तमान समय में भी यह इसी रूप में कार्य करता है। अगर बात किया जाए इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव कराने का, तो आपके जितने भी आप देखेंगे एमपी का मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों। फिर उसके बाद आपके स्टेट में जो लेजिस्लेटिव होती हैं, असेंबली और काउंसिल और आपका लेजिस्लेशन, यहाँ एमएलए की भी, एमएलए आब्लिक EMELC, इनका भी चुनाव कराया जाता है इन्हीं के द्वारा। और आपके जितने भी जो भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यह भी आपका चुनाव इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा कराया जाता है। और यह भी देखा जा रहा है कि जब जब सरकारें मजबूत होती हैं, कहीं ना कहीं यह संवैधानिक निकायें जितनी भी हैं यह कमज़ोर रूप में देखी जाती हैं। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इसका एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है, भले ही मीडिया कोई चीज़ को न दिखाए या कुछ भी करे, और यह चीज़ें एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बायस रूप में काम कर रहा है। धन्यवाद।